गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया हैं। पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। ट्यूशन मतलब समर्थ सर। तो कल हम लोग ने सीमावर्ती राज देख लिए थे। आज हम लोग देख रहे हैं राजपूत राजवंश का उदय। उसमें भी कश्मीर वगैरह सब देख लिया था। आज हम लोग को देखना है चंदेल वंश। तो जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लें, और जो लोग साथ साथ में रीडिंग करना चाहते हैं रीडिंग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक बुक्ती था। जेजाक मुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था नंगकुक 831 ईस्वी में। इनकी राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। प्रारंभ में इनकी राजधानी क्या थी? कलिंजर, जो कि महोबा में है। कलिंजर कहाँ पर है? महोबा में। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। कलिंजर से खजुराहो किसने स्थानांतरित की थी? राजा धंग ने। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की। हराने के बाद क्या किया? विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। किसने? धंग ने 3 मंदिर का निर्माण करा था। समझ में आ गया ना? कलंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया था। कलंदरिया महादेव मंदिर किसने निर्माण कराया था? धंगदेव ने। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अपनी आराधना करते समय कहाँ पर त्याग कर दिया था? गंगा जमुना के संगम में। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब इसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लड़ाई नहीं लड़ी थी। विद्याधर ने ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। कौन था ऐसा भारतीय नरेश? महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया था। ठीक है। कौन था? विद्याधर। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोय की रचना की थी। इन्होंने महोबा में कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। आला उदल नामक 2 सेनानायक परम दीर्घदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। 2 सेनानायक। थे। समझ में आ गया ना? चले आगे। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम तीर्थ देव ने 1202 ईस्वी में
कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। मतलब जो जो अधीनता स्वीकार कर रहा है उनकी हत्या कर दी जा रही है। मतलब आपको संघर्ष करना, लड़ाई करनी ही है, आत्मसमर्पण नहीं करना है। अब आगे देखते हैं सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य शासक। अच्छा, ये गुजरात के चालुक्य हैं, ठीक है। वहां पर भी हम लोग ने चालुक्य देखा था, दक्षिण में है, ठीक है। यहाँ पर भी चालुक्य हैं, दोनों अलग अलग हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इनकी राजधानी अहिलवाड़ थी। अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? गजनवी ने, भीम प्रथम के समय में। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर तिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह विद्यराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमंत चंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। मतलब जो उनके पूर्वज थे उनकी मूर्तियां वहां पर स्थापित करवाती थी। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मोढेरा में सूर्य मंदिर है जो उसका। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मत अनुयायी था। मतलब जैन धर्म को मानता था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब इनके बाद कोई नहीं हुआ सर, जैसा कि ये बोल रहे हैं। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। देखो ये गुजरात का अंतिम शासक, वहां पर हर्ष को बताया गया था। अब ऐसे उसमें सीमावर्ती राज्य में भी बताया गया था एक को, ठीक है। जिसको जिसको पता है, जिसने रिकॉल किया है, कमेंट्स द्वारा जल्दी से बताएं हमको। इसके अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। किसने? कर्ण सेकंड ने। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इनकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बताया था मैंने, कम से कम 13-14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ किया था। मतलब धीरे धीरे करते करते मध्यकाल आते आते, पूर्व मध्यकाल आते आते स्वर्ण सिक्के गायब होने शुरू हो रहे थे, तो फिर से इन्होंने पुनः चालू उसको कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। कलचुरी वंश के सबसे महान शासक
कर्णदेव था। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहते थे। कौन कवि? राजशेखर। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। आज भी कहते हैं ना चित्तौड़ के राजा, वही। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया। मतलब अपनी विजय का वो करने लगे थे, स्तंभ बनवाने लगे थे कि वहां से विजय करके आए तो उसका स्तंभ, वहां से विजय करके आए तो इस तरह से। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा द्वारा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो ये हमारा हो गया है। कल से अब हम लोग मध्यकाल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा प्राचीन भारत पूरा हो गया है। तो कल से हम लोग मध्यकालीन भारत देखना शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर। ठीक है। मध्यकालीन में कौन कौन कैसे कैसे आए, गजनवी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत कैसे आएगी, सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझा जाएगा कल की क्लास में। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। आशा करते हैं आप लोग को क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। तो जैसा कि मैं रोज़ कहता रहता हूँ, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है या कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स द्वारा हमको बता सकते हैं। आपका जल्द से जल्द कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। और अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने लोगों को शेयर करते रहिए कि उनको भी इस वीडियो का, क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए कल की क्लास में मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।